पिछली क्लास में हमने देखा कि महात्मा गांधी का भारत आगमन और उनके प्रारंभिक जो 3 आंदोलन रहे उनकी चर्चा की। यानी महात्मा गांधी आए हैं और आने के बाद में उन्होंने क्षेत्रीय 3 आंदोलनों में भाग लिया है। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, उनकी अपनी चर्चा की। हमने बात ये भी की कि आते ही वो अंग्रेजों के समर्थक है और पहले विश्व युद्ध में वो क्या है कि अंग्रेजों के तरफदारी करते हुए भारतीयों से ज्यादा सेना में सम्मिलित होने के लिए कहते हैं। इसलिए भारतीय लोग इसे क्या कहते हैं, भर्ती वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है, अभी महात्मा गांधी है, उनके विचार अंग्रेजों के विरोध में कैसे होते हैं, अभी तक वो समर्थक है और विरोध में उनका पहला स्पष्ट विरोध होता है अंग्रेजों से, वो होता है रोलेट एक्ट पर। तो अपने गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे हैं, यानी गांधी जी और गांधी जी का संबंध जो राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहां अपने को देखेंगे रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट है? रोलेट एक्ट। अब देखिए रोलेट एक्ट कब आया है? 1919 में। 1919 में रोलेट एक्ट आया है और इससे गांधी जी क्या है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खुलकर पहली बार सामने आते हैं। अब देखिए रोलेट एक्ट क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्या करने के लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए क्या हुआ? इन पर अंकुश लगाने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ये सिडनी रोलेट पूर्व न्यायाधीश थे। क्या थे? पूर्व न्यायाधीश थे और इनकी अध्यक्षता में क्या है? पूर्व न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है, की अध्यक्षता में समिति गठित हुई। समिति कब गठित हुई है ये अपने लिखा नहीं है तो यहां मैं लिख देता हूं। 1917 में, 1917 में गठित की गई। कब की गई? गठित की गई 1917 में गठित की गई, ये अपने को ध्यान रख लेना है और इस पर अपने गौर करना है। देखिए क्या है कि भारत, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में पहले तो क्या था, अंग्रेजों को भारत की सहायता की आवश्यकता थी, पर 1917 के बाद जब अमेरिका इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हो जाता है, अंग्रेजों की स्थिति अच्छी हो जाती है, तो वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। पहले वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। तो एक पूर्व न्यायाधीश है सिडनी रोलेट, उसकी अध्यक्षता में 1917 में एक समिति गठित की गई और इस समिति ने सिफारिशों के आधार पर एक सिडनी रोलेट के नाम पर ही रोलेट एक्ट है, वो क्या किया गया? पारित किया गया। रोलेट एक्ट, इन्होंने जो सुझाव दिए, इसकी सुझाव पर रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। 18 मार्च 1919 को पारित किया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट है, ये रोलेट एक्ट पारित किया गया है। और इस रोलेट एक्ट में क्या था साथियों कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति पे ऐसे लगता है कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो सकता है, चाहे उसके खिलाफ कोई प्रमाण मिले या नहीं मिले, तो संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये इसमें कहा गया। तो संदेह के आधार पर
संधि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 2 वर्ष तक, कितने टाइम तक? 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है। इस एक्ट में यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर लगता है तो उसे गिरफ्तार करो और 2 वर्ष तक जेल में डाल दो। अब 2 वर्ष तक जेल में डाल देंगे तो उसके कोई भी इधर उधर संपर्क होंगे सारे टूट जाएंगे। अब यहां क्या है कि ये था बिना किसी कारण के, तो इसे क्या है, इसे अपने देखें तो भारतीयों ने, यानी जो भारतीय जनता है, भारतीयों ने इसे क्या कहा? भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। क्या कहा है भारतीयों ने? काला कानून। इसको काला कानून है, काला कानून कहा। ये अपने को ध्यान रखना एक बात। सेकंड क्या है? सेकंड अपने को ये ध्यान रखना है कि मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू जो हैं ये सुप्रसिद्ध वकील थे, हम सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? इसे कहा ने वकील ने दलील ने अपील। अब देखिए ये क्या है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना किसी कारण के बताए और गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। तो मोतीलाल नेहरू इसके बारे में कहते हैं कि न वकील न दलील न अपील। ये इसी कानून के बारे में कहा गया। अब देखिए महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने क्या किया? इसका विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया है। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में, एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल, अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया या कह दें कि घोषणा की, आह्वान किया। अब देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये अखिल भारतीय हड़ताल है और ये पहली अखिल भारतीय हड़ताल थी, पहली अखिल भारतीय, ये पहली अखिल भारतीय हड़ताल थी। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। तो पहली ये अखिल भारतीय हड़ताल है और इसका आयोजन गांधी जी करते हैं, गांधी जी आह्वान करते हैं। और यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे कि गांधी जी पहली बार राष्ट्रीय स्तर के जो नेता बनते हैं, पूरे अखिल भारतीय स्तर के नेता बनते हैं या अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी आंदोलन का, हड़ताल का आयोजन करते हैं, तो यही पहली रहती है गांधी जी की। क्या रहती है? यही पहली रहती है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसी से गांधी जी सामने आए। अब देखिए अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया और इस कारण क्या है कि अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी के दिल्ली व पंजाब, दिल्ली व पंजाब में प्रवेश, पंजाब में प्रवेश को प्रतिबंधित
प्रतिबंधित कर दिया। अब देखिए गांधी जी को क्या है कि रोक लगा दी उनकी कि वो दिल्ली में और पंजाब में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब गांधी जी पर हालांकि रोक लगाई गई है साथियों, पर अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि रोक जरूर लगाई गई है, पर गांधी जी फिर भी दिल्ली में घुसने का प्रयास करते हैं। पलवल नामक स्थान पर, पलवल ये हरियाणा में है दिल्ली के पास, पलवल नामक स्थान पर दिल्ली में घुसने के प्रयास में, दिल्ली में घुसने के प्रयास में दिल्ली में पलवल नामक स्थान पर दिल्ली में घुसने का कह दें का प्रयास करते समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी इस समय क्या है साथियों, गांधी जी इस समय आए थे, वो बंबई से आए थे और इन्हें वापस क्या है बंबई में छोड़ दिया गया और इन्हें वापस बंबई ले जाकर छोड़ दिया गया। बंबई ले जाकर छोड़ दिया गया, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गांधी जी यहां थे। अब देखिए यहां इस आंदोलन के विरोध में घटनाएं कहां होती है। इस आंदोलन के विरोध में अमृतसर में प्रदर्शन होता है, अमृतसर। अब देखिए अमृतसर में प्रदर्शन हुआ है और यहां इस आंदोलन के विरोध में जो प्रदर्शन होता है साथियों, इस प्रदर्शन में क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं, एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे हैं सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनको क्या है कि यहां प्रदर्शन में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार किया गया और इसके बाद में प्रदर्शन हुआ तो उस पर लाठीचार्ज हुआ। इन सभी घटनाओं को के विरोध में क्या हुआ कि जालियांवाला बाग में एक सभा रखी गई और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उसके नाम से हम उसको जानते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ ये हमको पता करना है कि रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में प्रदर्शन हो रहा था। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल के नेतृत्व में हो रहा था। 9 अप्रैल की बात है, 9 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ है, 10 अप्रैल को प्रदर्शन हुआ। 10 अप्रैल को प्रदर्शन हुआ तो इस प्रदर्शन में क्या हुआ साथियों कि जो जनता थी इस पे लाठीचार्ज किया गया और 10 अप्रैल की जो लाठीचार्ज है, इस लाठीचार्ज के विरोध में और इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत बड़ी भीड़ एक है वो इकट्ठी होती है। कहां? जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग में कब होती है हम सभी को पता रहता है, 13 अप्रैल 1919। मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, बार बार क्वेश्चन आता है, हम सभी के ध्यान में भी रहता है। तो अब इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड होता है जो एक महत्वपूर्ण घटना रहती है। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। अब यहां सभी भीड़ है, भीड़ क्या कर रही है, जो इनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है, यानी यहाँ उनकी भाषणबाजी हो रही है।
इसी समय अपने को ध्यान रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को दो व्यक्ति ध्यान रखेंगे। एक तो ध्यान रखेंगे पंजाब का गवर्नर। पंजाब का गवर्नर साथियों इस समय थे, वो थे माइकल ओ डायर। कौन थे? माइकल ओ डायर, ये पंजाब के गवर्नर है। और एक थे यहां सैनिक अधिकारी जिसने गोलीबारी करवाई है। इस सैनिक अधिकारी का नाम है, वो है रोनाल्ड रैक्स डायर। यानी कुल मिला के दो डायर है। अपने को ध्यान रखना है, एक बार ऐसा प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है जनरल डायर हमें याद रहता है, पर जनरल दोनों के आगे ही लगता था। माइकल ओ डायर के आगे भी ये वहां का गवर्नर था पंजाब का, और ये रोनाल्ड रैक्स डायर भी। ठीक है, ये दो अधिकारी हैं। अब यहां अपने को एक वैसे मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना है कि इसकी मैं कहानी आपको बता दूंगा बाद में, अभी थोड़ी देर बाद में, कि यहां ध्यान रखेंगे कि इनकी 1940 में लंदन में उधम सिंह ने हत्या की। ये कहानी अभी बताऊंगा थोड़ा सा पूरा होने के बाद। आप एक केवल इतना ध्यान रखें कि उधम सिंह ने 1940 में इनकी हत्या की। ठीक है, और ये है जो ये 1927 में लकवा होने से मरे। लकवा होने से मरे। ठीक है, अब क्या है कि अक्सर हत्या के बारे में जो क्वेश्चन आता है साथियों, वो अक्सर क्या है कि हमें कंफ्यूजन पैदा करता है हमारे में। क्या करता है वो अपने देखेंगे। पहले ये दो व्यक्ति हैं, इनको देख लिया आपने। अब जलियांवाला बाग है, और जलियांवाला बाग कहां पे है? ये जलियांवाला बाग अमृतसर में है। कहां पे है? ये अमृतसर में अपने सभी को पता रहता है। और यहां सभा हो रही है, और इस सभा पर ये जो अधिकारी है, कौन? रोनाल्ड रैक्स डायर, ये गोलीबारी का आदेश देता है। गोलीबारी का आदेश दिया। इसने क्या है? गोलीबारी का आदेश दिया। और ये जब गोलीबारी का आदेश देता है तो इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं? सैकड़ों। अब देखिए, गोलीबारी का आदेश दिया जिसमें क्या है? सैकड़ों लोग मरे। सैकड़ों लोग मरे। अब देखिए, यहां अपने को ध्यान रख लेना है कि जलियांवाला बाग है, इसमें एक कुआं था। इस कुएं में भी कूदकर जान बचाने के प्रयास में, क्योंकि साथियों क्या था कि जलियांवाला बाग है, जैसे एक पतला सा उसका गेट है, और इसके चारों ओर इसकी ऐसे दीवार थी, ऐसे फैली हुई। इसमें क्या है कि इस गेट में इन्होंने क्या किया? मशीन गन लगा ली। और मशीन गन लगा ली, और यहाँ क्या कि ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इधर कूद के आप बाहर नहीं जा सकते। जो एक ही गेट था उसमें इन्होंने मशीन गन लगा ली। और यहाँ एक कुआं भी था। क्या था? कुआं था। तो इन गोलियों से बचने के लिए क्या है कि बहुत से लोग कुएं में कूद गए, और इस कुएं में 120 लोग मरे। 120 लोग कुएं में कूदकर मरे। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और ध्यान रखेंगे कि यहां जो रोनाल्ड रैक्स डायर है, इसका सहयोगी एक भारतीय था। उसका नाम क्या था? इसका सहयोगी था, वो था हंसराज। हंसराज नाम का एक भारतीय था जो इसका क्या था? सहयोगी था। ये अपने को ध्यान रख लेना। अब इसमें सैकड़ों लोग में कितने कैसे मरे? तो इस पर दो कमेटियां गठित हुई है। कितनी कमेटियां गठित हुई है? दो। अब देखो, दो कमेटियां कौन सी गठित हुई है? एक तो कमेटियां जालियांवाला बाग पर कमेटियां कितनी गठित हुई? दो। एक तो गठित हुई हंटर कमेटी।
हंटर कमेटी। अब देखिए हंटर कमेटी में क्या है, किसके द्वारा गठित की गई, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। दूसरा, कुल सदस्य कितने थे, तो इस समिति में कुल सदस्य थे वो थे 8। इन 8 में 5 अंग्रेज थे प्लस 3 भारतीय थे, 3 भारतीय थे। और इसने मृतकों की संख्या कितनी बताई है, इसने अपनी जो रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में मृतकों की संख्या इसने बताई है, ये महत्वपूर्ण है, 389। कितनी बताई है, 389 है। ये मृतकों की संख्या बताती है कौन सी, हंटर कमेटी। ये अपने ध्यान रख लेंगे, इस पे हम गौर करेंगे। इसके बाद में सेकंड कौन सी है, सेकंड कमेटी है मदन मोहन मालवीय समिति। मदन मोहन मालवीय समिति। और ये जो मदन मोहन मालवीय समिति है, इस मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किसके द्वारा हुआ है, तो इसको हम एक एक करके देखें। तो इसका गठन किसने किया, कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इस समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, एक बात। दूसरा, इसमें कुल सदस्य कितने थे, इसमें कुल सदस्य थे 6 और ये सभी क्या थे, भारतीय, सभी कैसे थे, भारतीय थे। तीसरा, कि इसने मृतकों की संख्या कितनी बताई है, मृतकों की संख्या, अब इन्होंने जो मरने वालों की संख्या बताई है वो बताई है 1000 से अधिक, 1000 से अधिक बताई है। और यहां अपने को ये ध्यान रखनी है कि क्योंकि गांधी जी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपने को ये ध्यान रखने वाली बात है कि गांधी जी इस समिति के सदस्य थे। गांधी जी इस समिति के सदस्य थे, ये अपने ध्यान रखेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो गांधी जी इस समिति के सदस्य भी हैं। ये 2 समितियां हुई है, इन मृतकों की संख्या बताइए अलग अलग। अब आप देखिए एक चीज स्पष्ट तौर पे ध्यान रखिएगा मित्रों, क्लियर तौर पे ध्यान रखिएगा, वो ये ध्यान रखने वाली है कि आपके ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने किस घटना के विरोध में अपना क्या किया था, अपना जो केसर ए हिंद की उपाधि है ये त्यागी थी। गांधी जी ने किस घटना के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी थी। अब देखो गांधी जी क्या है, यहां अपने ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने किस घटना के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी है। तो ये तो सीधा सा मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं आपको, ये आप क्वेश्चन लिखिएगा कि गांधी जी ने किस घटना के विरोध में, घटना के विरोध में बोवर पदक, जुल्लू पदक व केसर ए हिंद की उपाधियां त्यागी। अब आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते समय, आंदोलन
प्रारंभ करते समय। नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते समय। नंबर 3, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय। और नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अब देखिए, ये हमारे क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है। और मोस्टली क्या है साथियों, क्या रहेगा, मोस्टली ये क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो हमारे में से 99% विद्यार्थी, जैसा मैं सोचता हूं, समझता हूं कि 99% विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको गलत करके आएंगे। इसका उत्तर आपने सोचा होगा कि क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय। ये ध्यान रखेंगे, गांधी जी हैं, इन्होंने जुल्लू पदक, बोअर पदक और केसर, इनकी उपाधियां हैं। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नहीं लौटाई है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अक्सर क्या है कि हम विरोध में देखते हैं, पहली बार इतना विरोध करते हैं गांधी जी जालियांवाला बाग के टाइम, तो हमारे दिमाग में ये छा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने इस समय नहीं लुटाई है, वो असहयोग आंदोलन के समय लुटाई है। पर यहां अपने को ध्यान रखेंगे कि जालियांवाला घटना के विरोध में, जालियांवाला कांड, जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में, हत्याकांड के विरोध में क्या हुआ कि यहां एक तो ध्यान रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा थी। लौटा दी कहते हैं, त्याग दी कहते हैं, लौटा दी। अब देखिए, अपने को पता है कि पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या है, 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। किसका, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ये दोनों राष्ट्रगान हैं। ये राष्ट्रगान किसी भी 2 देशों के लिखने वाला एक व्यक्ति कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि। इस गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में क्या है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। और अंग्रेज इन्हें नाइटहुड की उपाधि दे चुके थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, ये नाइटहुड की उपाधि है, ये त्याग दी है। ठीक है साथियों, दूसरा अपने को क्या ध्यान रखना है कि दूसरा अपने ये ध्यान रखेंगे कि शंकर नायर, ये शंकर नायर कौन थे, ये शंकर नायर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। और वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य होना इस समय भारत में किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़ा पद था। तो शंकर नायर है, वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। और इन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य पद से त्याग पत्र दिया है। एक बहुत बड़ा पद छोड़ा है। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दिया। तो ये 2 बड़े व्यक्ति ध्यान रखने हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
ये दो बड़े व्यक्ति त्याग करते हैं, गांधी जी यहाँ नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि वहां गलती होने की संभावना बनेगी। तो ये अपने इतना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका विरोध हुआ, ठीक है, इस तरह से यहाँ ये रहा। अब यहाँ एक चीज और आगे बढ़ते हैं अपने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विवाद में कौन सा गांधी जी अपने हाथ में आंदोलन लेते हैं? यहां अपने देखेंगे खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। अब देखिए, ये खिलाफत आंदोलन है, ये भारत का आंदोलन नहीं था। किसका आंदोलन नहीं था? भारत का आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन कहां का था? ये मूलतः साथियों क्या था कि पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड और तुर्की आमने सामने थे। यानी एक तरफ तो दुनिया के 32 देश थे, एक तरफ दुनिया के 4 देश थे। दुनिया के 4 देश कौन से थे? जर्मनी था, इटली था, तुर्की था, है ना, एक बुल्गारिया था। ये 4 देश थे। 4 देशों ने क्या किया? 4 देशों ने पूरी दुनिया को नचा के रखा 3.5 साल तक। 3.5 साल तक पूरी दुनिया को हराया इन्होंने। और चूंकि क्या है कि इंग्लैंड की स्थिति पहले 3.5 साल तक नाजुक रही है, इसलिए इंग्लैंड चाह रहा था कि दुनिया के मुसलमानों और विशेषकर उनके उपनिवेश जो भारत है जिसमें मुसलमान बहुत ज्यादा रहते हैं, वो कल को उनके विरोध में ना हो जाए। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को पहले से ही आश्वासन दिया था कि अगर इंग्लैंड जीत गया और तुर्की हार गया तो तुर्की की जो ओटोमन साम्राज्य था वो तुर्की का, उसका मुखिया था खलीफा, और वो खलीफा था, वो दुनिया में मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था। सभी मुसलमानों की आस्था उससे जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से खलीफा के पद को समाप्त नहीं करेंगे, या कहें कि खलीफा को हानि नहीं पहुंचाएंगे। यानी आपका जो धर्मगुरु है इस्लाम धर्म का, उसको किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएंगे हम, ये इन्होंने वायदा किया। अब मुसलमान कहे कि इनकी बात पर अंग्रेजों का समर्थन किया है, और जैसे ही अंग्रेज जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? सीवियर्स की जो संधि थी, उस संधि के तहत एक तो तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को भी समाप्त करने का प्रयास किया। अब इसके विरोध में क्या होता है? इसके विरोध में पूरी दुनिया में आंदोलन शुरू हो जाता है, और ये आंदोलन मुसलमान लोग करते हैं, और खलीफा के पद के लिए हुआ, इसलिए इसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो इसका एक हिस्सा भारत में भी आया। अब भारत में जो क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे यहाँ। अब देखो, इसका भारत में नेतृत्व किसने किया है? भारत में नेतृत्व कहां पे? भारत में नेतृत्व, ये भारत में इसका नेतृत्व करने वाले हैं वो है शौकत अली, शौकत अली व मोहम्मद अली। इन दोनों को, ये शौकत अली और मोहम्मद अली कम आते हैं, सीधा लिखा हुआ आता है दोनों भाई थे अली बंधुओं ने। कौन है ये? अली बंधु। तो अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया है। किसका? खिलाफत आंदोलन का। अब देखिए, गांधी जी ने समर्थन, इसको किसने दिया है? इस आंदोलन को समर्थन दिया है गांधी जी ने। गांधी जी ने समर्थन दिया, और समर्थन देने के साथ ही क्योंकि हम गांधी जी पे फोकस किए हुए हैं साथियों, क्योंकि गांधी जी के नाम से हमारा टॉपिक है, तो गांधी जी ने इसको समर्थन दिया है। और समर्थन देते हुए साथ में गांधी जी ने क्या कहा है कि आने वाले 100 साल में, क्या आने वाले 100 साल में हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा स्वर्णिम अवसर कभी नहीं मिलेगा, ये गांधी जी कहते हैं। तो ये कथन भी ध्यान रखेंगे कि ये समर्थन देते समय इन्होंने क्या कहा था कि आने वाले 100 वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता का
स्वर्णिम अवसर, ऐसा स्वर्णिम अवसर नहीं मिलेगा, ये इन्होंने समर्थन देते समय गांधी जी ने कहा था। ठीक है, इसके बाद में खिलाफत, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूं इसके, क्योंकि इसके 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं। वो खिलाफत दिवस, ये खिलाफत दिवस है, ये कब मनाया गया? खिलाफत दिवस है, ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। भारत में खिलाफत दिवस है, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि यहां खिलाफत कमेटी गठित की गई है और खिलाफत कमेटी का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होता है। खिलाफत कमेटी का गठन, खिलाफत कमेटी का गठन होता है, ये सितंबर 1919 में हो जाता है, यानी खिलाफत दिवस मनाने से पहले ही हो जाता है। पर अपने ये ध्यान रखेंगे कि खिलाफत कमेटी खिलाफत क्या कहें इसको, कि खिलाफत कमेटी ने क्या बुलाया? सम्मेलन, इसको खिलाफत सम्मेलन ही कह देते हैं। खिलाफत कमेटी के द्वारा, कमेटी के द्वारा दिल्ली में सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन 1919, ये कब है? नवंबर 1919 है, नवंबर 1919 में बुलाया गया। अपने यहां क्या क्वेश्चन बनेगा? जिसकी अध्यक्षता किसने की है? जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। किसने की? महात्मा गांधी ने की। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो ये महात्मा गांधी इसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम देखेंगे असहयोग आंदोलन, और असहयोग, इस खिलाफत आंदोलन को क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन में परिवर्तित करते हैं। कौन परिवर्तित करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखिए एक चीज तो मैं बता देता हूं कि खिलाफत आंदोलन का प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि यहां क्या है कि 1922 के आसपास आते आते क्या हो जाता है साथियों, कि वहां कमाल पाशा थे तुर्की में, उन्होंने विद्रोह कर दिया और खुद ही 1924 में क्या है कि खुद तानाशाह बन गए, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया है। तो उसका तो जो जिसके लिए शुरू हुआ था वो खत्म हो गया 24 तक आते आते। पर अपनी 19 की बात करें तो यहाँ क्या है कि महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन के साथियों को, खिलाफत कमेटी को ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए? असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। और गांधी जी ने सुझाव दिया, जिसको 6 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने मान लिया। अपने को यह ध्यान रखना है, गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को सुझाव दिया कि खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए, ये सुझाव देते हैं। और अपने को यह ध्यान रखना है कि 6 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के इस सुझाव को मान लिया।
इस सुझाव को मान लिया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो 6 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने क्या है, गांधी जी के सुझाव को मान लिया। हालांकि अपने को ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी और कांग्रेस ने चलाया है, पर खिलाफत कमेटी भी इसमें सम्मिलित हुई है। तो असहयोग आंदोलन की चर्चा है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा है, महत्वपूर्ण है। उसकी बातचीत क्या है कि हम अगली क्लास में करने वाले हैं। आज अपने इतना ही देखेंगे, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।